तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में शुरू किया था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को, जिसके अंतर्गत हमने जाना था 500 ml टाइडल वॉल्यूम, ऐसे ही 2500 से लेकर 3000 ml क्वांटिटी होने वाला जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और हमने समझा था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में जो कि 1000 ml से लेकर 1100 ml तक होता है। बस इसी तरह से हमने महसूस किया था रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में जो कि 1100 से लेकर 1200 ml तक पाया गया था। और इसी के सहायता से, इन्हीं वॉल्यूम्स की सहायता से हमने फ़र्क कैपेसिटीज़ को कैलकुलेट किया था, जैसे कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC जो कि TV प्लस IRV बराबर होता था, ऐसे ही EC यानी कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बराबर ERV प्लस TV बराबर होता था। ऐसे ही हमने वाइटल कैपेसिटी को निकाला था जो कि TV प्लस IRV प्लस ERV के बराबर पाया गया था। और इसी तरह से टोटल लंग कैपेसिटी जो कि VC प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम के बराबर पाया गया था। और इसी तरह से फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो कि ERV प्लस RV यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम के समेशन से निकाला गया था। बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेड स्पेस वॉल्यूम के बारे में। हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन और महसूस करेंगे एल्वेओलर वेंटिलेशन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का फिगर हमने प्रीवियस वीडियो में भी बनाया था, जिसमें हमने कंडक्टिंग जोन क्या होता है, कंडक्टिंग जोन में क्या कैसे ब्रांचिंग्स होते हैं, और इसी तरह से जो रेस्पिरेटरी जोन होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें क्या कैसे ब्रोंकियोलीज होते हैं, और कंडक्टिंग जोन में क्या कैसे ब्रोंकियोलीज होते हैं, उनकी क्या खूबी होती है, इनकी क्या खूबी होती है, इन सब चीज़ों को हमने प्रीवियस वीडियो में ही जाना था, समझा था। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि ये कंडक्टिंग जोन है इतना पोर्शन, और ये इतना पोर्शन जो एल्वेओलाई तक एक्सटेंड कर रहा है, ये क्या है, रेस्पिरेटरी जोन है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोली आपका ये एल्वेओलर डक्ट्स और एल्वेओलाई कर तीनों जो पार्ट्स हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी जोन को में कंजिस्ट होने वाले ये तीनों रेस्पिरेटरी जोन अंतर्गत हैं, और इस तरह से इन्हें रेस्पिरेटरी जोन में दिखाया गया है। तो आप सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ तक से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है, यानी कि जहाँ तक एल्वेओलाई एक्सटेंड करेगा, उस पोर्शन को रेस्पिरेटरी जोन कहा गया। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमने समझा था प्रीवियस वीडियो में कि एक जो इंसान होता है, हेल्दी ह्यूमन होता है, वो नॉर्मली ब्रीथिंग के दौरान 500 ml जो है एयर ब्रीथ इन कर रहा होता है, और 500 ml ही एयर ब्रीथ आउट कर रहा होता है। तो जब वो 500 ml लेता है तो क्या सारे वॉल्यूम ऑफ गैसेज का जो है डिफ्यूज़न हो पाता है? सारे गैसेज का डिफ्यूज़न हो पाता है। जो आर्टेरियल, कैपिलरी और एल्वेओलाई के बीच में जो मेम्ब्रेन्स हैं, उन मेम्ब्रेन्स के एक्रोस में क्या सारे 500 ml, टोटली 500 ml एयर का एक्सचेंज हो पाता है, डिफ्यूज़न हो पाता है? तो आपके जवाब में, इस सवाल के जवाब में मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं हो पाता। जब आप 500 ml जो एयर है, जब आप उसको ब्रीथ इन करेंगे तो उसमें से 150 ml तो सिर्फ कंडक्टिंग जोन में ही रह जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता होगा? आप खुद सोच कर देखिए कि अगर ये वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट हो जाए, यहाँ पर कोई भी एयर ना रहे, तो जाहिर सी बात है एक आपस में कुछ इस तरह से कोलैप्स हो जाएंगे, चिपक कर जो है डैमेज हो जाएंगे। तो एटलीस्ट जो पाथवे है वो खुला रहे, ब्लॉक ना हो, वो जो है क्या कहते हैं, एक डैमेज ना हो, कोलैप्स ना हो, इसके लिए इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर होना ज़रूरी है। और वो कितना एयर होता है? वो ऑलमोस्ट जो है 150 ml वॉल्यूम बराबर का एयर होता है, जो कि कंडक्टिंग जोन में ही रह जाता है। 500 ml में से 150 ml बराबर का जो एयर है वो कंडक्टिंग जोन में ही रह जाता है और रेस्पिरेटरी जोन तक नहीं पहुंच पाता। तो जो कंडक्टिंग जोन में रह गया है एयर, उसी को तो कहा जाता है डेड स्पेस वॉल्यूम।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिख रखा है डेड स्पेस वॉल्यूम DSV, और DSV 150 ml कर लिखा है। और यहाँ पर डिफाइन किया गया है वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच रिमेन्स इन कंडक्टिंग जोन ड्यूरिंग ब्रीथिंग के दौरान इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान जो 150 ml ऑफ एयर जो हमेशा जो है कंडक्टिंग जोन में रह जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही डेड स्पेस वॉल्यूम कहा जाता है। तो आपने जाना डेड स्पेस वॉल्यूम के बारे में कि डेड स्पेस वॉल्यूम किस वॉल्यूम ऑफ एयर को कहते हैं, वो कहाँ पर मौजूद होता है। अब यही जो कंडक्टिंग जोन में बच जाने वाला जो ये 150 ml जो एयर है और जो बाकी रेस्पिरेटरी जोन में पहुंचने वाला 350 ml जो एयर है, बस यही डिफरेंस जो आया इसकी वजह से ही रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंचते पहुंचते 350 ml ही सिर्फ पहुंच पाया। इसकी वजह से हमने यहाँ दो किस्म का वेंटिलेशन डिफाइन किया। तो पहला है पल्मोनरी वेंटिलेशन। एक इंसान 1 मिनट में जैसा कि 12 से 16 मरतबा क्या कर रहा होता है, ब्रीथिंग कर रहा होता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, 12 से 16 मरतबा होता है। और प्रत्येक ब्रीथिंग के दौरान वो क्या कर रहा होता है, 500 ml एयर इनहेल कर रहा होता है या फिर एक्सहेल कर रहा होता है, इनहेल कर रहा होता है फिर एक्सहेल कर रहा होता है। तो ऑल टुगेदर जो है 1 मिनट में एक इंसान कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर रहा होता है या फिर एक्सहेल कर रहा होता है। तो 1 मिनट में एक इंसान 6000 से लेकर 8000 ml ऑफ एयर जो है क्या कर रहा होता है, इनहेल कर रहा होता है फिर एक्सहेल कर रहा होता है। तो इसी को तो कहा जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। लेकिन दरअसल जो है अगर देखा जाए जो रेस्पिरेटरी जोन तक जो गैस पहुंच पाया वो सिर्फ 350 ml था। यानी कि टाइडल वॉल्यूम में अगर डेड स्पेस वॉल्यूम 150 ml अगर घटा दिया जाए, 500 में से 150 ml अगर घटा दिया जाए तो 350 ml ही वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंच पाया। तो रेस्पिरेटरी जोन तक कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पहुंच पाया और टाइम्स रेट ऑफ ब्रीथिंग, 1 मिनट में एक इंसान कितनी मरतबा ब्रीथिंग करता है, इसके मल्टीप्लिकेशन से प्रोडक्ट से जो आएगा उसी को ही हम क्या कहेंगे, एल्वेओलर वेंटिलेशन कहेंगे। तो 1 मिनट में एक इंसान 12 से 16 दफ़ा ब्रीथ करता है और 350 ml ही जो है एयर उसके रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंच पाता है। तो ऑल टुगेदर कितना एयर 1 मिनट में उसके रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंचा या फिर वहां से निकला, तो उसी को ही क्या कहा जाता है, उसी को एल्वेओलर वेंटिलेशन कहा जाता है, जो कि 4200 से लेकर 5600 ml तक पाया जाता है। तो फिर से एक बार इसी चीज़ों को मैं रिवाइज़ करना चाहूँगा, रिकॉल करना चाहूँगा कि आप टोटली जितना एयर ले रहे होते हैं एक नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान वो 500 ml होता है, लेकिन उसमें से 150 ml बराबर का जो एयर है, वॉल्यूम बराबर का एयर, वो आपके कंडक्टिंग जोन को फिल करने के में ही इस्तेमाल हो जाता है। वो रेस्पिरेटरी जोन तक नहीं पहुंच पाता, उसका डिफ्यूज़न नहीं हो पाता। तो यानी कि जो यही कंडक्टिंग जोन में रह जाने वाला 150 ml जो एयर होता है उसी को डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। और इसके बाद में अगर देखा जाए पल्मोनरी वेंटिलेशन को, तो 1 मिनट में एक इंसान 12 से 16 दफ़ा ब्रीथ कर रहा होता है और प्रत्येक ब्रीथिंग के दौरान वो 500 ml जो है एयर इनहेल कर रहा होता है। तो ऑल टुगेदर 1 मिनट में उसने कितना एयर इनहेल किया, यानी कि आपका 6000 से लेकर 8000 ml तक आएगा। यही वो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है। ऐसे ही अगर देखा जाए एल्वेओलर वेंटिलेशन को, तो 1 मिनट में एक इंसान कितनी दफ़ा ब्रीथ किया टाइम्स उसके रेस्पिरेटरी जोन तक कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पहुंचा। अगर टाइडल वॉल्यूम से डेड स्पेस वॉल्यूम को घटा दिया जाए तो जो बचता है जो वॉल्यूम ऑफ एयर वही होगा जो कि रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंचेगा। तो 1 मिनट में एक इंसान के रेस्पिरेटरी जोन तक कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पहुंचा या फिर निकला 1 मिनट में, उसी वॉल्यूम ऑफ एयर को ही, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को ही क्या कहा जाता है, एल्वेओलर वेंटिलेशन कहा जाता है, जो कि 4200 से लेकर 5600 ml होता है। ऐसे ही अगर बात की जाए इस नोट वाले पॉइंट की, तो इसमें कहा जा रहा है स्पायरोमेट्रिक कांट बी यूज्ड टू मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम और एनी वॉल्यूम इन्वॉल्विंग रेजिडुअल वॉल्यूम या फारसी TLC। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने देखा था उस ग्राफ को,
यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रीथिंग को, जिसे स्पायरोग्राम भी कहा गया था, उस स्पायरोग्राम में आपने क्लियरली इस चीज़ को देखा था कि आपने टाइडल वॉल्यूम वाले रीजन में फ्लक्चुएशंस को पाया था। आपने IRV यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाले रीजन में आपने जो है फ्लक्चुएशंस को देखा था, और ग्राफ में आपने जो है ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाले पोर्शन में जो है फ्लक्चुएशंस को देखा था। लेकिन आपने रेजिडुअल वॉल्यूम वाले पोर्शन में ग्राफ के कोई भी किस्म का फ्लक्चुएशन नहीं पाया। यानी कि जो ये स्पायरोमीटर होता है, स्पायरोमेट्री जो होता है, ये क्या नहीं कर सकता, इसकी सहायता से आप रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो आप अगर रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो ऐसे कैपेसिटीज़ जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम को रखकर डिफ़ाइन किए गए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप FRC को लें यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को लें, तो ये ERV प्लस RV यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम के समेशन से निकाला गया है। तो जाहिर सी बात है, इसे भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसे भी आप क्या नहीं कर पाएंगे, मेज़र नहीं कर पाएंगे स्पायरोमेट्री से। बस इसी तरह से TLC की अगर बात की जाए तो TLC में VC वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम कर निकाला गया था। तो जाहिर सी बात है, इसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट पाया गया। तो इस तरह से आप TLC को भी डायरेक्टली क्या नहीं कर पाएंगे, स्पायरोमेट्री की सहायता से, स्पायरोमीटर की सहायता से आप क्या नहीं कर पाएंगे, उसे मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो यही चंद चीज़ें थी आज के इस वीडियो में जो कि आपको बताना ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी आपको समझाया गया है आपने समझा होगा, आपको समझ में आया होगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर पूछें, कोई जो है राय है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसी तरह रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी वन बाय वन करते हुए कवर करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।